नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज में जैसा आप जानते हैं हम परीक्षा वाणी की जो प्रैक्टिस बुक आती है उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं कर रहे हैं, इनको हम पूरी डिटेल के साथ, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आपका रिवीजन भी अच्छे से हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर यहां पर हो पाए। यह हमारी हिस्ट्री की 10वीं क्लास है। अभी तक 9 पार्ट्स में 450 MCQs को उत्तराखंड हिस्ट्री के हम कवर कर चुके हैं और 2 पार्ट्स में उत्तराखंड की ज्योग्राफी के 100 MCQs को कवर कर चुके हैं। अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सही उत्तर यहां पर दीजिए। एक सूची में संगठन और संस्था दी गई है, दूसरे में उनके स्थापना वर्ष। हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई थी? हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 में करी जाती है। ठीक है, काफी बार यह पेपर में पूछा गया है। अल्मोड़ा कांग्रेस की बात करते हैं, जिसे कुमाऊं कांग्रेस भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में या तो अल्मोड़ा कांग्रेस देगा या कुमाऊं कांग्रेस देगा। इसकी स्थापना 1912 में होती है। कुमाऊं परिषद की बात करें, कुमाऊं की सबसे प्रसिद्ध ये परिषद थी, संगठन था। इसकी स्थापना 1916 में होती है और गढ़वाल कांग्रेस 1918 में बनती है। यानी पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथे का 1। 4 3 2 1 यहां पर सही क्रम होगा। जहां पर आपको 4 3 2 1 दिखेगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर उत्तराखंड के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था? देखिए, जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद उत्तराखंड में एक विघटन का दौर शुरू होता है। कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य यहां पर बनने लगते हैं, यानी तरीके से अराजकता फैल जाती है। और इसी अराजकता के दौर में जब छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, उत्तराखंड पर कुछ बाहरी आक्रमण भी होते हैं, जिसमें जो चौहान नरेश थे, जिनका नाम था विग्रह राज, इन्होंने उत्तराखंड के दक्षिणी इलाके पर कंट्रोल कर लिया, अधिकार कर लिया। और जो तोमर नरेश थे, राजा का नाम नहीं दिया गया है, केवल यह बताया गया है कि तोमर नरेशों ने जो उत्तराखंड का पूर्वी इलाका था, पूर्वी उत्तराखंड, वहां पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन बन सकता है, चौहान नरेशों ने दक्षिणी भाग पर और तोमर नरेशों ने पूर्वी भाग पर। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1857 की क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहां पड़ा था? तो देखिए, 1857 की क्रांति का राज्य के ऊपर या राज्य के अंदर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला, जिसमें सबसे प्रमुख क्षेत्र था हल्द्वानी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। जो रोहेलखंड के उस समय नवाब थे, जिनका नाम था खान बहादुर खान, उन्होंने अपने सेनापति काले खान के नेतृत्व में एक सेना को यहां पर भेजा, जिसने कुमाऊं कमिश्नरी का जो हेडक्वार्टर था नैनीताल, उस पर जाकर कब्जा करना था। इस सेना ने पहले हल्द्वानी पर कब्जा किया और सितंबर 1857 में हल्द्वानी को इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। इसी बीच हेनरी रैमजे ने भी अपनी सेना को हल्द्वानी में भेजा। मैक्सवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना यहां पर आई और इनको पराजित कर दिया गया। तो मेन केंद्र कहां पर बना था? हल्द्वानी में बना था। ठीक है, क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी को अधिकार में ले लिया था और अगले ही दिन यहां पर कैप्टन मैक्सवेल को भेजा गया हेनरी रैमजे के द्वारा और हल्द्वानी वापस अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के समय यहां का कमिश्नर कौन था? बहुत बार पूछा गया है, आसान प्रश्न है, हेनरी रैमजे था। अगर आ जाए डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो आप कहेंगे वो आपका बेकेट था। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणवीर सेना का गठन किसने किया था? तो रणवीर सेना का गठन हेनरी रैमजे ने किया था इसी क्रांति के दौरान। ठीक है, और इसके अलावा इसने पूरे कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत मार्शल लॉ भी लागू कर दिया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष सेनानी कालू मेहरा, जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया, ये निम्न में से किस जिले के निवासी थे? तो उत्तराखंड का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको माना जाता है? आप कहेंगे कालू मेहरा को।
कालू मेहरा का जो संबंध था ये बिसुंग गांव चंपावत से था। तो ये कहां के हुए? ये हुए आपके चंपावत के। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहा जाता है जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके साथ उनके ये मित्र थे और उन्हीं के कहने पर इन्होंने कुमाऊं के अंदर खासकर चंपावत में क्रांतिकारी गतिविधियों को करना शुरू किया। एक गुप्त संगठन इन्होंने बनाया जिसका नाम था क्रांतिवीर। हालांकि बाद में इनको पकड़ लिया जाता है। तो राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? बिसुंग गांव चंपावत के कालू मेहरा को माना जाता है। इनके संगठन का नाम कई बार पेपर में आया है। कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को विस्तार देने वाले अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना निम्न में से कब होती है? यह क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं में डिबेटिंग क्लब कब बना। सीधा क्वेश्चन यह बनता है या यह बनता है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहां पर हुई थी। तो आपको पता चला डिबेटिंग क्लब अल्मोड़ा में बना था। इसकी स्थापना 1870 में होती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। डिबेटिंग क्लब का जो संरक्षक बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? डिबेटिंग क्लब का संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। ठीक है। किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया? तो बुद्धि बल्लभ पंत इसमें प्रमुख थे। और जब अगले ही साल 1870 में यह बनता है, अगले ही साल इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा एक अखबार निकाला जाता है जिसे अल्मोड़ा अखबार कहा जाता है। इसके पहले संपादक भी कौन बनते हैं? बुद्धि बल्लभ पंत बनते हैं। ठीक है। तो अखबार पूछेगा कि डिबेटिंग क्लब ने अखबार कब निकाला, तो आप कहेंगे 1871। और डिबेटिंग क्लब कब बना, तब आप कहेंगे 1870। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के उदय के पश्चात उत्तराखंड में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्पन्न अराजकता समाप्त होती है? जैसा हमने कहा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647-48 में हर्षवर्धन का निधन होता है। उसके बाद उत्तराखंड में एक अराजकता का दौर चलता है। अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र यहां पर बन जाते हैं और यह अराजकता खत्म होती है जब उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का उदय होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। इसको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कैनी कौन थे? तो देखिए, गोरखा काल में जो कृषक मजदूर होते थे, खेतों में काम करने वाले गुलाम होते थे, उनको कैनी कहा जाता था। तो खेतों में काम करने वाले गुलाम यानी जो कृषक मजदूर हुए, वो आपको याद करना है कि उन्हें कैनी कहा जाता था। इसके अलावा गोरखा काल में जो दास बच्चे होते थे, इनको केटी कहा जाता था। तो केटी और कैनी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस चंद शासक ने तानपुर क्षेत्र को विजित कर अपनी सीमा का विस्तार भोटांतिक राज्य तक किया था? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस क्षेत्र को जीतने के बाद चंदों का जो राज्य था उनकी सीमा भोटांतिक राज्य तक चली गई। वहां पर आंसर था दानपुर क्षेत्र। और उसी में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में भी देखा था कि दानपुर क्षेत्र को जीता किसने था? यह जीता था बालोक कल्याण चंद ने। तो चंद साम्राज्य की सीमा भोटांतिक राज्यों तक ले जाने का श्रेय भी किसको जाता है? बालोक कल्याण चंद को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस चंद राजा को शाहजहां ने बहादुर जमींदार की उपाधि प्रदान करी थी? तो देखिए, शाहजहां ने बहादुर और जमींदार की उपाधि बाज बहादुर चंद को प्रदान करी थी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाज बहादुर चंद की बात करें तो यह चंद वंश का 50वां शासक था। ठीक है। इसने 1638 से लेकर 1678 तक यहां पर शासन किया। कि यह शाहजहां के समकालीन था। शाहजहां के दरबार में जाता है, तराई के क्षेत्र में जो लूटपाट वहां पर लगातार होती थी उससे बचने के लिए शाहजहां के दरबार में जाता है। शाहजहां फिर इसे गढ़वाल अभियान के लिए भी भेजता है। जब यह वापस आता है, शाहजहां इसे बहादुर की उपाधि देता है, जमींदार की उपाधि इसको देता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ठीक है। बाज बहादुर चंद को लेकर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। पिथौरागढ़ में एक देवाल है जिसे कहा जाता है एक हथिया देवाल। इसका निर्माण इसी बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था और इसी एक हथिया देवाल की जो बनावट है, जो आकार है, वो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो क्वेश्चन आता है, राज्य में कैलाश मंदिर जो है आपके एलोरा में स्थित, उसके समान कौन सा है? तो आप कहेंगे एक हथिया देवाल। इसी ने बनाया था। ठीक है। इसी के काल में 1639 में काशीनाथ अधिकारी के द्वारा काशीपुर की स्थापना करी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में 1857 की क्रांति अन्य स्थानों की अपेक्षा कम प्रभावी रही के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है?
जैसा मैंने शुरू में देखा कि 1857 की क्रांति का जैसा प्रभाव पूरे देश में देखने को मिला वैसा उत्तराखंड में नहीं मिला। इसके कारण क्या थे? इसके कुछ विशेष कारण थे। जैसे पहला कारण था गोरखा शासन का अंग्रेज की अपेक्षा अधिक क्रूर होना। जो यहाँ के लोग थे वो उस समय अंग्रेजी शासन को देख रहे थे और उससे पहले गोरखाओं का शासन देख चुके थे। तो गोरखाओं का शासन काफी ज्यादा क्रूर था और इनके शासन की तुलना में यहाँ के लोगों को अंग्रेजों का शासन थोड़ा ठीक लगा, थोड़ा नरम लगा। तो इस वजह से भी ज्यादा प्रभाव यहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं हुआ। दूसरा, कुमाऊं कमिश्नर रैमजे अत्यधिक निरंकुश था। यह गलत हो जाएगा, इसका उल्टा था। आपको गलत ही बताना है तो इस प्रश्न का उत्तर तो यह है। लेकिन जो हेनरी रैमजे था एक कुशल नेतृत्व करता था, एक उदार शासक इसको माना गया है। इसे भी एक वजह माना गया है कि यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। तीसरा, टिहरी नरेशों का अंग्रेजों के प्रति भक्ति होना, यानी जो टिहरी नरेश थे वो अंग्रेजों के साथ थे। इस वजह से भी बड़े स्तर पर यहां पर असंतोष नहीं फैला। और चौथा, राज्य में शिक्षा और संचार साधनों की कमी थी। इस वजह से भी जो सारी घटनाएं थी वो उस स्तर पर नहीं हो पाई उस समय 1857 की क्रांति में। तो ये कुछ यहां पर प्रमुख कारण थे। इनमें से कौन सा कारण नहीं है? तो निरंकुश होना। वो निरंकुश नहीं था, एक उदार शासक उसको माना गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कतुरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी लगभग 300 वर्षों तक कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही। कार्तिकेयपुर वर्तमान के किस जिले में पड़ता है? तो देखिए, जो कार्तिकेयपुर था यह आपके जोशीमठ के समीप पड़ता है। और जोशीमठ कहां है? चमोली जनपद में। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बाद में कार्तिकेयपुर से हटाकर यह अपनी राजधानी बैजनाथ की कत्यूर घाटी में ले गए। और बैजनाथ आपके कहां पड़ता है? यह आपके बागेश्वर में पड़ता है। तो राजधानी इनकी कहां से कहां गई? चमोली से बागेश्वर गई थी, गढ़वाल से कुमाऊं गई थी। ठीक है। उत्तरांचल राज्य में टिहरी का जलियावाला निम्न में से किस घटना को कहा जाता है? टिहरी का जलियावाला या उत्तराखंड का जलियावाला बाग हत्याकांड, यह कहा जाता है रवाई गोली कांड को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और अगर पूछेगा कि उत्तराखंड का जनरल डायर या टिहरी का जनरल डायर किसको कहते हैं, तो यह कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। जो चक्रधर जुयाल था ये टिहरी रियासत में दीवान था। 1930 में एक आजाद पंचायत का गठन किया जाता है जो टिहरी में उस समय तिलाड़ी मैदान था, टिहरी के रवाई क्षेत्र में। वहां पर काफी सारे लोग जमा होते हैं, इसीलिए क्योंकि रवाई क्षेत्र था तो इसको रवाई कांड कहते हैं। तिलाड़ी मैदान था तो इसे तिलाड़ी कांड भी कहा जाता है। और इन लोगों पर गोलियां चलवा देता है चक्रधर जुयाल, इसीलिए इसे उत्तराखंड का जनरल डायर कहा गया है। यह घटना होती है 30 मई 1930 को। आपको डेट सहित याद करना है कि रवाई गोली कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को, जहां पर आंदोलन कर रही जनता पर चक्रधर जुयाल गोलियां चला देता है। जब यह घटनाक्रम हुआ उस समय टिहरी के नरेश कौन थे? उस समय टिहरी के नरेश नरेंद्र शाह थे। इनको भी ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि कहा जाता है ये उस समय यूरोप दौरे पर थे, उत्तराखंड में यानी टिहरी रियासत में मौजूद नहीं थे। वर्तमान में जो ये तिलाड़ी मैदान है आपका, ये उत्तरकाशी में पड़ता है। और किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, थल में एलोरा के कैलाश मंदिर जैसा एक हथिया देवाल का निर्माण निम्न में से किस चंदवंशीय राजा ने कराया था? तो एक हथिया देवाल आपके थल में है यानी पिथौरागढ़ में है और इसकी जो बनावट है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है काफी प्रसिद्ध मंदिर है, इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। एक हथिया देवाल इसी के समान है और इसको बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेपाल पर आक्रमण करने वाला पहला राजा भारती चंद था, जबकि दूसरा राजा कौन था? तो नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा प्रमुख शासक जो माना गया है वो उद्योग चंद को माना गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उद्योग चंद की बात करें तो ये बाज बहादुर चंद का पुत्र था। उद्योग चंद ने 1678 से लेकर 1698 तक कुमाऊं में शासन किया। उद्योग चंद ने 1688 के टाइम पर डोटी पर आक्रमण किया। जो डोटी का उस समय राजा था उसका नाम था देवपाल। इस देवपाल को पराजित किया। इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़ उसका नाम था। डोटी की ग्रीष्मकालीन राजधानी पर उद्योग चंद ने अधिकार कर लिया था और बाद में देवपाल के साथ एक संधि उद्योग चंद करते हैं जिसे कहा जाता है खैरागढ़ी की संधि। क्वेश्चन आता है खैरागढ़ी की संधि कब होती है? आप कहेंगे 1688 में डोटी के शासक देवपाल और कुमाऊं के राजा उद्योग चंद के बीच में। ठीक है।
पूछी जा सकती है खैरागढ़ी की संधि। इस संधि में बेसिकली यही बात कही गई थी कि जो देवपाल है यानी जो डोटी का राजा है चंद राजा को टैक्स देगा। ठीक है, तो पहले टैक्स देने के लिए मजबूर भारती चंद ने किया था और उसके बाद दूसरा उद्योग चंद था। ठीक है, उद्योग चंद को लेकर के 2-3 बातें और पूछी जाती है। आपसे प्रश्न आता है कि अल्मोड़ा में स्थायी छावनियों की स्थापना किसने करवाई थी? कुमाऊं के अंदर स्थायी छावनियां किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? इसी उद्योग चंद के द्वारा। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका नाम है रुद्रदत्त पंत। रुद्रदत्त पंत ने इस राजा को तपस्वी शासक कहा है। तो प्रश्न बन सकता है किस शासक को तपस्वी शासक कहा जाता है? तो आप कहेंगे उद्योग चंद को। ठीक है, नेक्स्ट है कतुरी वंश के राजाओं ने जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, इसको कहां पर स्थानांतरित किया? तो स्थानांतरित इन्होंने बैजनाथ में किया था, कत्यूर घाटी में अपनी राजधानी लेकर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पवार राजा चंद वंश का भी राजा बना था? यानी गढ़वाल का शासक जो कुमाऊं का शासक भी बना वो थे प्रद्युमन शाह। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जो प्रद्युमन शाह थे ये ललित शाह के पुत्र थे। ठीक है, किसके पुत्र थे? ललित शाह के। ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने का निमंत्रण देता है हर्षदेव जोशी। उस समय कुमाऊं पर मोहनचंद गद्दी पर बैठा हुआ था। ललित शाह मोहनचंद को पराजित कर देते हैं, मोहनचंद वहां से भाग जाता है और जिसको हटाकर मोहनचंद गद्दी पर बैठा था उस राजा का नाम था दीपचंद। दीपचंद का दत्तक पुत्र बनाया जाता है प्रद्युमन शाह को और प्रद्युमन चंद के नाम से कुमाऊं का राजा बना दिया जाता है। ये कुमाऊं के शासक रहे 1780 से लेकर 1786 तक। 1786 में जो प्रद्युमन शाह के भाई थे, गढ़वाल के शासक थे जयकृष शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है या आत्महत्या कर लेते हैं और प्रद्युमन शाह वापस गढ़वाल चले जाते हैं और 1786 से लेकर 1804 तक गढ़वाल पर शासन करते हैं। तो एकमात्र शासक जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों पर शासन किया। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको स्टोरी में बताया कि कब क्या क्या चीजें घटी, किस क्रम में घटी। क्वेश्चन बनेगा प्रद्युमन चंद को किसका दत्तक पुत्र बनाया गया था? प्रद्युमन चंद किसके पुत्र थे? तो ललित शाह के पुत्र थे। दीपचंद का दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र इनको बनाया गया था। ललित शाह को आमंत्रण किसने दिया था? वो दिया था हर्षदेव जोशी ने। ठीक है, नेक्स्ट है 1588 के लगभग निम्न में से किस चंद्रवंशीय राजा ने मुगल सम्राट अकबर से उसके दरबार में भेंट कर उन्हें उपहार में दिया था? तो कई बार हमने देखा है 1588 में लाहौर में एक मुलाकात होती है अकबर की रुद्रचंद के साथ। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। रुद्रचंद ने अकबर को कई सारे उपहार दिए थे, तिब्बती याक दिया था, कस्तूरी मृग दिया था, हिरण की खाल भी उपहार में दी थी। मुलाकात का वर्ष और स्थल आपको पता होना चाहिए। इसी मुलाकात के बाद अकबर ने रुद्रचंद को मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए नागौर की लड़ाई में भेजा और जब रुद्रचंद वापस आया तो उसकी वीरता से काफी ज्यादा खुश हुआ अकबर और इसको 84 माल परगना जो पूरा तराई भाबर वाला इलाका था उसका सूबेदार इसको बना देता, यानी उसका पूरा इलाका रुद्रचंद को दे देता है। और फिर वापस आकर रुद्रचंद एक शहर बसाता है जिसे हम रुद्रपुर के नाम से जानते हैं। तो ये किसके समकालीन था? अकबर के। अकबर से कब मिला, कहां मिला, कौन सी लड़ाई में गया, कौन सा परगना मिला, वो सब आपको यहां पर हमने देखा। नेक्स्ट है गढ़वाल के परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। परमार वंश के संस्थापक कनकपाल गुजर देश का था, तो ये आपका सही हो जाएगा। जो कनकपाल था धारनगरी गुजरात से आया था, गुर्जर देश इसको उस समय कहा जाता था इस क्षेत्र को। सभासार परमार शासक सुदर्शन शाह की रचना है, ये भी सही है। सभी गणपतियों को पराजित कर कनकपाल ने एक सुगठित राज्य की स्थापना करी, तो ये गलत हो जाएगा। सभी गणपतियों को पराजित करने वाला जो राजा था उसका नाम था अजयपाल। ठीक है, कनकपाल इस वंश का संस्थापक था, लेकिन ये एक छोटा राजा था, छोटे से क्षेत्र पर शासन करता था। इसी के वंश में 37वें नंबर का एक राजा हुआ जिसका नाम था अजयपाल, और अजयपाल ने ही सारे गणपतियों को, उस समय पूरे गढ़वाल में 52 गढ़ थे, इनको पराजित किया और एक गढ़वाल साम्राज्य की नींव यहां पर रखी। इसीलिए परमार वंश का संस्थापक कनकपाल को कहते हैं और वास्तविक संस्थापक अजयपाल को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रचलित कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी, इसका संबंध किस चंद शासक के लिए है? यानी किस चंद राजा के बारे में यह कहावत प्रचलित थी? यह कहावत प्रचलित थी बाज बहादुर चंद के काल में। जैसे जैसे यह बूढ़ा होता गया इसने जनता के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। बाज बहादुर चंद वैसे तो एक बड़ा धार्मिक शासक था, इसने मंदिरों के लिए गूंठ भूमि प्रदान करनी शुरू करी थी, यानी मंदिरों की देखभाल के लिए इसने भूमि दान देनी शुरू करी
मानसरोवर के जो यात्री होते थे उनको जो परेशान करते थे हूण जो लोग थे उनको इसने पराजित किया। लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र होती गई, जैसे जैसे ये बूढ़ा होता गया, इसने अत्याचार करने जनता पर शुरू करे। इसी वजह से बाज बहादुर चंद को बूढ़ा अत्याचारी शासक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बूढ़ा अत्याचारी शासक किसे कहते हैं? बाज बहादुर चंद को। इसी के बारे में कहा जाता था, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। नेक्स्ट है, इतिहासकार बदायूंनी निम्न में से चंद राजा रुद्रचंद के संदर्भ में लिखा है कि कुमाऊं का राजा शिवालिक की पहाड़ी से होकर अपने साथ तिब्बती याक एक कस्तूरी घोड़े को तोहफे के रूप में देकर अकबर से मुलाकात करी। यह पहली मुलाकात किस स्थान पर होती है? तो पूरा पैराग्राफ दे दिया कि बदायूंनी ने यह लिखा है। यह मुलाकात आप जानते हैं लाहौर में होती है। आगरा, फतेहपुर सीकरी, इन सबको आपने टिक नहीं करना है, लाहौर आंसर। उत्तराखंड का निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो 1933 में मद्रास बम कांड में शामिल था, जिसे 20 वर्ष का कारावास हुआ था? तो देखिए, मद्रास बम कांड आपके 28 अप्रैल 1933 में होता है और इसमें शामिल थे इंद्र सिंह गढ़वाली। पूरा नाम इनका इंद्र सिंह गढ़वाली था। इसके अलावा बच्चूलाल भट्ट भी इस घटना में शामिल थे। कब हुआ था? 28 अप्रैल 1933। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? तो सही वाले को बताना है, देखते हैं। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1887 में होती है, गलत हो जाएगा। जो कुमाऊं का डिबेटिंग क्लब था इसकी स्थापना 1870 में होती है और गढ़वाल डिबेटिंग क्लब ये बनता है 1885 में। तो दोनों के संदर्भों में ये वाला गलत है। राज्य की भाषा कुमाऊनी में पहला अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था 1871 में। ये आपका सही हो जाएगा। जो अल्मोड़ा अखबार था ये कुमाऊनी में आता था और राज्य की भाषा में आने वाला पहला अखबार था 71 में आया था। तो आपको सही वाला ही बताना है, ये आपका सही है। हैप्पी क्लब की स्थापना 1905 में होती है, गलत हो जाएगा, 1903 में हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस 1902 में बनी, ये भी गलत है, अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 में बनी थी। ठीक है। निम्नलिखित किस चंद राजा के विरुद्ध पंवार राजा एवं डोटी के राजा ने संधि करी थी? तो देखिए, ऐसा माना जाता है 1680 में पंवार शासक और डोटी के शासक ने उद्योग चंद के विरुद्ध एक संधि को यहां पर किया था और दोनों एक साथ मिलकर अलग अलग दिशाओं से उद्योग चंद पर आक्रमण करते हैं और दोनों को पराजित कर देता है उद्योग चंद। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे लोगों पर देघाट और खुमाड़ नामक स्थान पर निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो गोली चलवाने का काम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा के क्षेत्र में जॉनसन ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अकबर रुद्रचंद से प्रसन्न होकर निम्न में से कहां की जागीर उसे प्रदान करता है? तो कौन सी जागीर प्रदान करी थी? 84 माल परगना उसको प्रदान किया था। ठीक है, इसमें आपका पूरा तराई भाबर वाला जो इलाका है वो शामिल था। तो 84 माल परगना अकबर ने रुद्रचंद को दिया था। उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं यूकेडी के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला, इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में किया गया। तो पहला पॉइंट आपका सही है। जो उत्तराखंड क्रांति दल है, मसूरी में इसकी स्थापना होती है। मसूरी में एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसका नाम था पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। यह सम्मेलन 24-25 जुलाई 1979 में होता है और इसी सम्मेलन में बनता है उत्तराखंड क्रांति दल। इसके पहले अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, तो ये गलत हो जाएगा। जब इसकी स्थापना होती है उससे कई साल पहले ही गोविंद बल्लभ पंत का निधन हो चुका था। उत्तराखंड क्रांति दल के जो पहले अध्यक्ष थे वो देवी दत्त पंत थे, न कि गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। इसका लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना था। यह भी आपका सही है। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में होता है। ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? केवल सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो बी गलत है, यानी ए सी डी आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित किस कमेटी ने सन 2000 में पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया था? तो पंतनगर का दौरा करने के लिए कमेटी भेजी गई थी जिसका नाम था जॉर्ज कमेटी। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में यह कमेटी आती है और यही बताती है कि उधम सिंह नगर को जो राज्य बनने वाला है, नया राज्य उत्तरांचल, उसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, किस चंद राजा ने डोटी और पंवार के विरुद्ध सफलता प्राप्त कर तीर्थ यात्रा हेतु प्रयाग गया था? कौन गया था? उद्योग चंद गया था। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर से आपने गलत वाला बताना है, देखते हैं।
त्रिशूल लेख गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है, सही है। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद उसके क्षेत्रों पर शकों का राज्य स्थापित हो गया, यह भी सही है। तराई क्षेत्रों में शकों को हटाकर योधे वंश ने राज्य स्थापना करी, यह गलत हो जाएगा। शकों के बाद कुषाणों का अधिकार हुआ था और जो योधे वंश आया था यह कुषाणों को कुचल कर आया था, कुषाणों का दमन करने के बाद आया था। तो तीसरा वाला आपका गलत है। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर कन्नौज के मौखरियों ने अधिकार कर लिया, यह भी आपका सही है। ठीक है। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के पश्चात दल का नेतृत्व निम्न में से किसके हाथों में आया? तो 1987 में यूकेडी का विभाजन होता है और विभाजन के बाद अध्यक्ष बनते हैं काशी सिंह एरी। नेक्स्ट है 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने छात्रों तथा पूर्व सैनिकों पर गोलीबारी करी, जिसमें 25 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए थे। रैली का उद्देश्य क्या था? जो खटीमा गोलीकांड हम पढ़ते हैं 1 सितंबर 1994 को होता है और कई सारे लोग इसमें शहीद होते हैं, 25 से ज्यादा लोग शहीद होते हैं। रैली का उद्देश्य था जो तत्कालीन लागू किया गया आरक्षण था उसका विरोध करना। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आप जानते हैं जून 1994 में यूपी की जो सरकार थी उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक नई आरक्षण व्यवस्था को लागू किया था, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। उसी चीज का विरोध चल रहा था और उसी के संबंध में यह रैली यहां पर चली थी और इसी में गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 25 से ज्यादा लोग शहीद होते हैं। जो प्रमुख थे उनके नाम पेपरों में पूछे जाते हैं। भगवान सिंह सिरोला, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह, प्रताप सिंह, भुवन सिंह, सलीम अहमद, ये सभी लोग इसी घटना में शहीद होते हैं। ठीक है। खटीमा गोलीकांड को राज्य में काला दिवस के रूप में बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। मुलायम सिंह यादव द्वारा लागू आरक्षण के विरोध में 18 सितंबर 1994 को एक छात्र सम्मेलन में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया। यह सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो देखिए, जब आरक्षण का विरोध हुआ तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध होना शुरू हुआ। जो छात्र युवा संघर्ष समिति थी, उत्तराखंड के कई सारे छात्रों ने एक छात्र सम्मेलन आयोजित किया और उसी सम्मेलन में छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन किया गया और इसी समिति के लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली में प्रदर्शन करने को जा रहे थे और रास्ते में हो जाता है रामपुर तिराहा कांड। तो क्वेश्चन आएगा, रामपुर तिराहा कांड में कौन सी संघर्ष समिति के लोग थे? छात्र युवा संघर्ष समिति। इसका गठन 18 सितंबर 1994 को होता है, छात्र सम्मेलन में होता है और यह सम्मेलन आपका रामनगर में आयोजित किया जाता है। तो इसको करेक्शन करना, रामपुर नहीं रामनगर में यह सम्मेलन हुआ था और ये प्रदर्शन करने दिल्ली इन्होंने जाना था। 1 अक्टूबर को निकले और 1 और 2 अक्टूबर की रात को यह घटना होती है, जिसे रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड कहा जाता है। यह 2 अक्टूबर 1994 को घटना हुई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है खटीमा गोलीकांड कब हुआ, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ, इनकी तिथियां आती हैं। इस घटना को, जो ये रामपुर तिराहा कांड था, क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने डोटी राज्य से कर वसूला था? तो डोटी राज्य से कर लेने वाला शासक उद्योग चंद था। इसको हमने अभी ऊपर डिटेल में देखा था। शकों के पश्चात तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसने अधिकार जमाया था? तो शकों के बाद आ गए थे कुषाण और कुषाणों के बाद कौन आएंगे? योधे शासक आ जाएंगे। योधेयों को पराजित करते हैं नाग वंश। ठीक है, फिर नागों को कौन पराजित करता है? मौखरी वंश। और मौखरी वंश का अंतिम राजा होता है ग्रहवर्मा, उसके बाद आ जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे की घटना, जिसमें पुलिस फायरिंग में 6 से ज्यादा लोग मारे गए थे, यह घटना कब घटित थी? तो मुजफ्फरनगर कांड या रामपुर तिराहा कांड आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। इसी घटना को चंडी प्रसाद भट्ट ने देश में सभ्य समाज पर एक कलंक भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1929 में अल्मोड़ा में एक सम्मेलन में किसने कहा था कि अस्पृश्यता हमारा कलंक है, इस धब्बे को धोना हमारा कर्तव्य है? यहां स्टेटमेंट दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। सिरा पर आधिपत्य रुद्रचंद की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उस समय सिरा पर किसका अधिकार था? तो कल हमने इसको डिटेल में देखा था, रुद्रचंद की सिरा विजय। इस सीरीज के माध्यम से, जैसे मैं हर बार कहता हूं, यही आपका फायदा होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, उसका अच्छे से रिवीजन हो जाता है
और साथ में पूरी परीक्षावाणी के, क्योंकि परीक्षावाणी में आपको काफी सारे फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो एमसीक्यू के माध्यम से और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से आप उनका अच्छे से रिवीजन भी कर पाते हैं। सिरा राज्य रुद्रचंद ने जीता था और सिरा राज्य में उस समय हरिमल का शासन था। इसी को हराया गया था रुद्रचंद के सेनापति पुरुषोत्तम पंत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, मौखरियों के पश्चात उत्तराखंड में किस बाहरी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? तो अभी मैंने आपको पूरा क्रम बताया। मौखरियों का अंतिम राजा कौन था? ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा की हत्या के बाद पूरा शासन यहां का किसके अधीन चला जाता है? वर्धन वंश के अधीन। नेक्स्ट है, जब उद्योग चंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था तो उस समय निम्न में से किसने काली कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था? जो उद्योग चंद था इसने गढ़वाल के राजा और जो डोटी का राजा था दोनों को पराजित किया और तीर्थ यात्रा पर चला गया। जैसे ही गया, डोटी के राजा ने दोबारा से काली कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। हालांकि ये दोबारा पराजित हो जाता है, इसको भी आपने ध्यान रखना। ये सब 1688 से पहले का है। 1688 में एक संधि हो जाती है जिसके तहत देवपाल उद्योग चंद को टैक्स देना स्वीकार कर लेता है और इस संधि को क्या कहा जाता है? हमने ऊपर देखा, खैरागढ़ी की संधि। कथन दिए हैं, कथन और कारण। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। कथन है, सल्ट को गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। यह आपका सही है। 1929 में सल्ट में एक भीषण किसान आंदोलन हुआ था। तो 1929 में नहीं हुआ था, यहां आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होता है 1942 में। तो कथन सही है, कारण यहां पर गलत है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चंद वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजा कौन था? तो किस चंद शासक ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया? वो था गरुड़ ज्ञानचंद। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। गरुड़ ज्ञानचंद ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया। 1374 से लेकर 1419 तक इसका शासनकाल माना जाता है। ठीक है, इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? कहा जाता है तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, इसी गरुड़ ज्ञानचंद का एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था नीलू कठायत। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस चंद राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा है? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है जगत चंद के काल को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जगत चंद का जो टाइम पीरियड था वो 1708 से लेकर 1720 के बीच में था और इसी के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है अगर चंद वंश के बारे में पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जुए के ऊपर टैक्स लगाने वाला राजा कौन था? तो वो भी जगत चंद था। ठीक है, किस परमार शासक के शासनकाल में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, सती प्रथा का उल्लेख हमें मिलता है श्याम शाह के शासनकाल से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। श्याम शाह की बात करें 1611 से लेकर 1631 तक इसका शासनकाल माना जाता है। कहा जाता है कि श्याम शाह की जब मृत्यु होती है इसके साथ इसकी 60 रानियां सती हुई थी और यहीं पर हमें परमार वंश में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आ जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। एक और चीज, जो श्याम शाह था इसकी मृत्यु अलकनंदा में डूबने की वजह से हुई थी। इस चीज को भी ध्यान रखना, अलकनंदा में डूबने से किसकी मृत्यु हुई थी? श्याम शाह। श्याम शाह ने जहांगीर को हाथी घोड़े उपहार में दिए थे। मुगलों से मुलाकात करने वाला पहला परमार शासक कौन था? श्याम शाह था। श्याम शाह को घमंडी राजा, विलासी राजा और गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर क्या कहलाता था? तो गोरखा काल में युद्ध के समय नौजवानों से जो टैक्स मांगा जाता था उसे मांगा कर कहते थे। ऑप्शन डी सही आंसर है। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रताप शाह के द्वारा शुरू करी गई थी। ऑप्शन बी, हाल ही में यह पेपर में भी पूछा गया था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना तारादत्त गेरोला के द्वारा करी जाती है और इसकी स्थापना ये 1901 में करते हैं। ऑप्शन सी। वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने करी थी? तो शुद्ध साहित्य समिति इसकी स्थापना 1913 में होती है। लोकेशन थी अल्मोड़ा। स्वामी सत्यदेव के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। कुली बर्दियाश के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? कुली बेगार के बारे में हमने इस सीरीज के शुरुआती वीडियोस में डिटेल में बात करी है कि कुली बेगार के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती थी, किस किस ने इसको खत्म करने का प्रयास किया और कैसे ये प्रथा समाप्त हुई। कुली प्रथा के तहत 3 प्रकार की कुली प्रथाएं थी, जिसमें एक थी आपकी कुली उतार, एक थी कुली बेगार और एक थी कुली बर्दाश्त। जो कुली बर्दाश्त थी इसमें निःशुल्क राशन देना होता था ग्रामीणों को अंग्रेजों के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
कूली उतार में निशुल्क कूली की व्यवस्था करनी होती थी, यानी सामान उठाने के लिए एक आदमी उनको देना होता था, वो भी फ्री में। और कूली बेगार में उनका फ्री में काम करना होता था, यानी फ्री में एक नौकर उनको देना होता था। टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? तो पौनी टूटी एक फेमस कर था टिहरी रियासत में, और यह एक प्रकार का आयात निर्यात कर था। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है कि पौनी टूटी किस प्रकार का कर है, किस रियासत से या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टिहरी रियासत से संबंधित है और एक आयात निर्यात कर था। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड हिस्ट्री के 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया और 10 पार्ट्स में उत्तराखंड हिस्ट्री के 500 एमसीक्यूज को, जो कि आपकी परीक्षा वाणी पर बेस्ड हैं, उनको पूरी डिटेल के साथ यहां पर कवर किया। अभी आपके उत्तराखंड हिस्ट्री की और क्लासेस आएंगी, क्योंकि उत्तराखंड हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी के आपको बुक में दिए गए हैं और सबसे बड़ा चैप्टर भी ये है। तो एक सीरीज के अंतर्गत हिस्ट्री हमारी चलती रहेगी और एक हमने दूसरी पार्ट इसकी शुरू करी है, जिसमें हमने उत्तराखंड ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। उसमें उत्तराखंड के जो अदर टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस आपकी आती रहेंगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।